So hello guys, let us begin with lecture number 5 of chemical kinetics. Yes, we have done 4 lectures previously and 3 more lectures will be there including this. Lecture 5, lecture 6 and then lecture 7 where we'll be doing the last portion and the most important portion, most conceptual portion of the chapter, that is collision theory. तो वो हम 7th लेक्चर में करेंगे. आज का लेक्चर पूरी तरह से मैथमेटिकल होने वाला है. अच्छा, पूरी तरह से मैथमेटिकल. जी हाँ, मैं कहूँगा एकदम आपको लगेगा मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो आप, ऐसा ही लगेगा आज का लेक्चर. ठीक है, मुझे थोड़ा बोर लगता है पर्सनली बताऊं, जहां पर सिर्फ मैथमेटिक्स ही हो, बट इसको यूज करके जो कॉन्क्लूजन्स हम निकालेंगे और उन कॉन्क्लूजन्स को जो हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं, उन कॉन्क्लूजन्स को जो यूज करते हैं ना, वो काफी खूबसूरत है और मजेदार है. एक एग्जाम्पल बताता हूं आपको. आपने बहुत बार सुना होगा कि कि स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. बहुत बार सुना होगा, है ना. स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. ऑर्गेनिक के मास्टर लोग ज्यादा यूज करते हैं इसको, सही भी है, बट वो लॉजिक क्या देते हैं इसके पीछे, आपको कभी सोचा है इसके बारे में? वो कुछ साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो 4 पैडल बनाती है, टायर बनाती है और पता नहीं क्या क्या बकवास. जी हाँ, बकवास. वो बकवास ही है. आपको उसका एक्चुअल मैथमेटिकल मीनिंग समझ आएगा. अगर आपके पास थोड़ा भी दिमाग होगा ना, तो आपको वो चीज बहुत अच्छे से समझ नहीं आई होगी कि तो इससे रिएक्शन का स्लो स्टेप आरडीएस है, ये कैसे प्रूव हुआ. वो जो घटिया से एग्जाम्पल्स दिए जाते, लेकिन आज आपको बिल्कुल मस्त अंदाज में वो सब चीजें समझ में आएंगी. हो सकता है अगले लेक्चर तक खिंच जाए, आज उसका माहौल तैयार करें हम, और अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि why we say that slowest step of the reaction is the rate determining step. All these things we will prove mathematically, logically. No फालतू के एग्जाम्पल्स. तो चलिए शुरू करते हैं. अभी तक हमने ऑर्डर निकालना सीखा है, मेथड्स सीखे हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स. देन हम रेट कांस्टेंट के निकालना सीख गए हैं. किनके लिए? एज्यूम कर रहे थे हम कि रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर के, सभी रिएक्शंस को फर्स्ट ऑर्डर का मानते हुए हमने के निकालने के मेथड सीखे. हमने एक ऑर्डर मानना था क्योंकि हमें मतलब कैलकुलेशन से नहीं, उन मेथड से है कि हाँ ऐसा ऐसा करके निकाला जा सकता है. वो हमने कर लिया, ठीक है. एंड बहुत सारी चीजें बताई आपको, इवन ऑप्टिकल रोटेशन तक पढ़ाया, अच्छे अच्छे केसेस बनाए, टाइट्रेशन, हर तरह के टाइट्रेशन पढ़ाए, बहुत डीप में एक एक चीजों को लेकर चले. और अभी बेटा आज करने वाले हैं हम सम स्पेशल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस. यस, सम स्पेशल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस. तो बिल्कुल आपको ये जो लेक्चर है इसका सीक्वेंस भी बहुत पसंद आ रहा होगा. मस्त सीक्वेंस के साथ डिजाइन किया गया है सभी चीजों को. क्या है? पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस. ठीक है, कुछ स्पेशल होगा इनमें सभी. पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ये क्या होता है सर? यहां पर क्या होता है बेटा कि कोई एक सब्सटेंस है, सपोज ए, ये पैरेलली 2 चीजों में डिकम्पोज होता है. मतलब अगर इसका x अमाउंट टूटता है ना, ऐसे सोचो, इसका 1 मोल अगर टूटता है, तो अगर इसका 1 मोल टूट रहा है तो B और C दोनों ही बन रहे हैं उसी 1 मोल से. टोटल A का अगर 1 मोल टूट रहा है तो B और C दोनों ही बन रहे हैं उस 1 मोल से. ऐसा हो रहा है. नॉर्मली आपने क्या देखा, A से B बना या A से C बना, दोनों अलग अलग हो रहे होते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं वो रिएक्शंस, बट यहां दे आर डिपेंडिंग ऑन ईच अदर. तो बात ये आती है, क्या सर दोनों बराबर बनेंगे सर? क्योंकि स्टोइकियोमेट्री अगर बराबर है तो सर क्या बराबर बन जाएंगे वो? नहीं. ट्विस्ट यही है इसमें कि यहाँ जो रेट कांस्टेंट होता है वो अलग अलग होता है. तो जब आप एक गिवन टाइम पे बात करोगे कि इस टाइम तक कौन कितना बनेगा, तो वो तो फिर रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा. जिसका रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा वो ज्यादा डोमिनेट कर रहा होगा, उसका प्रोडक्शन ज्यादा डोमिनेट कर रहा होगा. बहुत सिंपल सी बात है, बहुत लॉजिकली आपको समझ आएगा.
ऑल दो सब चीज़ों को मैथमेटिकली देखेंगे, बट फाइनली जो कंक्लूजन आएगा उसके पीछे थोड़ा बहुत लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे अगर संभव होगा तो, कि हाँ यार ये ऐसा हो रहा होगा, वैसा हो रहा होगा। दिस शुड बी द वे, दिस शुड बी द अप्रोच फॉर दीज चैप्टर्स इन चीज़ों के लिए। तो मानो ये बी और सी बना, सर ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं क्या? देखो होते हैं तभी तो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। ये आप देखेंगे रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशंस, जब आप देखेंगे तो you'll find such reactions occurring over there। जब आप रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन की सीरीज देखेंगे उसमें आपको देखने को मिलता है कभी कभी कोई रेडियो एक्टिव आइसोटोप पैरेलली डिकम्पोज होता है, डिसइंटीग्रेट होता है। अब वो अभी हमारा चर्चा का मुद्दा नहीं है, हमें बस इस टाइप के रिएक्शन की मैथमेटिक्स पढ़नी है। तो लेट्स सी। तो देखो ये शुरुआत में मैं कहूँगा जब t = 0 था बेटा, तो ये मानो a था, फिर t = t टाइम पर बात, क्योंकि देखो हमारा मोटिव क्या है? मोटिव हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालना ही है। हर केस में जो भी चीज हम पढ़ेंगे हमारा मोटिव वही है कि यार अगर मैं किसी टाइम पर ए की कंसंट्रेशन चाहता हूं तो मैं बार बार एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता यार, मेरे पास एक इक्वेशन उस पर मैं वैल्यूज पुट करूं और मैं निकाल लूं, बस मैं यही चाहता हूं। हो सकता है उस इक्वेशन में कुछ चीज़ों को एक्सपेरिमेंटली फाइंड करना पड़ जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, फाइंड करेंगे, एक बार निकाल के रख लेंगे और फिर उस इक्वेशन को हम फाइनली यूज़ कर सकते हैं। सो दिस शुड बी द मोटिव, क्यों कर रहे हैं हम इसको। तो हर ही केस में हम क्या करने वाले हैं बेटा, हम देखेंगे कि AT निकालेंगे, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t, BT निकालेंगे, CT निकालेंगे, ठीक है। और इसमें जो मैंने पहले लेक्चर में आपको वो बताया था, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, बहुत बड़ा रोल है उनका। मैं कहूँगा उन्हीं का रोल ही है, बस केमिस्ट्री का उतना ही पोर्शन यहाँ पर यूज होगा, बाकी तो सब मैथमेटिक्स होगी, ठीक है। t = t पर मान लो ये x अमाउंट से खत्म हुआ, मान लो ये x अमाउंट से खत्म हुआ, तो b कितना बनेगा? b कितना बनेगा सर? दोनों आधे आधे बनेंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें इनके रेट कांस्टेंट का नहीं पता। ये K1 ये K2 है, रेट कांस्टेंट दे मे बी डिफरेंट, तो हम बोलेंगे कि ये y बना है और ये z बना है। तो सर ये तो बड़ा अनसर्टेन सा हो गया सर, 3 वेरिएबल डाल दे रहे हो आप, एक x एक y एक z। हाँ मैं यही बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि यार किस रेट के साथ बन रहा है, तो उस टाइम पर वो कितना बन रहा होगा, आई कैन नॉट से। यस सर कोई तो रिलेशन होगा सर इनके बीच में। ये रिलेशन तो इतना आसान है कि आप भी सोच पा रहे होगे क्या, कि ये जो बी और सी बन रहे हैं ये किससे, इनका जन्म किससे हो रहा है? इनका जन्म ए से हो रहा है। तो ए के जितने मोल्स खत्म होंगे बी और सी मिला के उतने ही मोल्स बन पाएंगे। तो मैं यहां पर कहूंगा कि x = y + z, और आप भी इस इक्वेशन के साथ अग्री करते होंगे फॉर श्योर। एंड नाउ हम अपने मंजिल की ओर निकलेंगे, धीरे धीरे एक एक रास्ता बढ़ाते हैं, AT निकालने के लिए, BT निकालने के लिए, CT निकालने के लिए। तो देखो dx, अब इसे क्या करता हूं मैं, थोड़ा डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकता हूं। किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मुझे dx/dt = dy/dt प्लस dz/dt ऐसा लिख सकता हूं। Now this dx/dt, it is actually minus da/dt. Okay, this is actually minus da/dt. I'll explain how. And dy/dt तो सीधे समझ आ रहा है कि at time t, उस टाइम पर, उस इंस्टेंट पर इसकी कंसंट्रेशन y है, तो उस इंस्टेंट पर क्या करेंगे इसमें डिफरेंशिएशन में, तो दिस विल बी db/dt। y is the concentration of b, जनरलाइज करके लिख सकते हैं, एंड दिस इज dc/dt, दिस इज dc/dt। तो ये इक्वेशन आ गया। अब बात आती है सर ये कैसे लिख दिया आपने, ये x है, अरे वो तो डिफरेंशिएट करें, फिर से बोल रहा हूं फील नहीं करना इनको, डोंट ट्राई टू फील देम, जस्ट वी आर डिफरेंशिएटिंग द थिंग्स, ठीक है, फील नहीं करना इनको। यहां पर मैं ये कैसे लिख पा रहा हूं, बिकॉज आप समझिए एक्चुअली में जो dx/dt, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, देखो -d of a - x/dt अगर मैं करूं
तो आप देख पा रहे होंगे कि ये एक्चुअली में क्या आ रहा है, ये एक्चुअली में क्या आ रहा है, इट इज एक्चुअली माइनस डी ए माइनस, तो ये एक्चुअली में डी एक्स बाई डी टी ही आ रहा है, यू कैन सी। तो ये तुम्हारा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट द टाइम टी, यही तो है ये यही है। तो इस वजह से मैं इस माइनस डी ए माइनस एक्स अपॉन डी टी को डी एक्स बाई डी टी डायरेक्टली लिख सकता हूं। तो ये मेरे पास यहां से बना, एंड इससे मैं एक बात ये कंक्लूड कर सकता हूं कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी प्लस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। बस फील नहीं करना है, इसी को इतना भी कंक्लूडेड रहने देना है। अब आगे हम देखते हैं कि मुझे dB बाई डी टी अगर लिखना है, सपोज आई विश टू राइट dB बाई डी टी, रेट लॉ लगाओ तो dB बाई डी टी क्या होगा, dB बाई डी टी। तो रेट लॉ कैसे भी लगाओ आप, कैसे डिपेंड करेगा रेट लॉ, अभी देखो स्टोइकियोमेट्री 1 1 1 है तो कोई टेंशन नहीं। रेट लॉ लगाएंगे तो बेटा क्या होगा, ये K1 इंटू ए, यही होगा इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ लगाना, K1 इंटू ए, तो K1 इंटू ए, और फर्स्ट ऑर्डर ही है तो फर्स्ट ऑर्डर है तो पावर तो 1 ही रहेगा। इसी तरह DC बाई डी टी मुझे लिखना है, रेट कांस्टेंट अलग है बेटा C के लिए, आप देख सकते हैं, तो ये होगा K2 इंटू ए, क्योंकि रिएक्टेंट को ही लिया जाता है, नॉर्मल सी बात है। अब इसे ना अपन प्रीवियस इक्वेशन में अगर पुट करें तो क्या मिलेगा, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू K1A प्लस K2A। समझ आ गई बात, फील नहीं करना है, मैथमेटिकली देखना है, बार बार बोल रहा हूं इस बात को, याद दिलाते रहूंगा आपको। इस इक्वेशन में बेटा हमने पुट कर दिया इन वैल्यूज को, सो वी हैव गॉट दिस, एंड नाउ यू कैन इजीली सी दैट दिस कैन बी इंटीग्रेटेड। थोड़ा इंटीग्रेशन का नॉलेज आपको होगा, मैं ये मानता हुआ चल रहा हूं। I will not integrate each and everything and show you, I'll just write the final results, which is important. So this, on integrating and putting the limits, we will be getting AT is equals to A naught into e की power of minus K1 plus K2 into T। कुछ ऐसा मैथमेटिकल इक्वेशन आ रहा है, सो लॉजिकल है, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है, ये तो सर फर्स्ट ऑर्डर जैसा ही था। फर्स्ट ऑर्डर जो नॉर्मल फर्स्ट ऑर्डर था उसके साथ कंपैरिजन करो, देखो नॉर्मल फर्स्ट ऑर्डर क्या था, नॉर्मल फर्स्ट ऑर्डर के लिए जब आप ए निकाला करते थे, ए एट एनी टाइम टी, तो क्या होता था, वो होता था ए नॉट इंटू ई की पावर ऑफ माइनस के टी, यही होता था, दैट वाज द थिंग। सर ये कहाँ से आ गया आप, सर ये तो बताया ही नहीं था आपने। अरे यार वो जो लॉग वाला इक्वेशन था ना, उसको लॉग बेस ई में कन्वर्ट करके इस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाओगे, फर्स्ट ऑर्डर का जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन था नॉर्मल वाला, तो वो यही बनेगा, ठीक है, वो यही बनेगा। और अगर आप इसे देखें तो ये भी कुछ इसी तरह का है, बस क्या फर्क आ रहा है, हाँ, कि जो K है रेट कांस्टेंट, वो पैरेलल रिएक्शन में K1 प्लस K2 रहता है। सर फील नहीं आया, अरे मत करो ये फील, ठीक है, नॉर्मल सी बात है ये, ठीक है, K1 प्लस K2 रहता है। सो ठीक है, आप ये यहाँ पर लिख सकते हैं कि K टोटल जो होता है वो एक्चुअली में K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस अप टू जितने भी पैरेलल स्टेप्स में वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, उन सभी का सम करेंगे तो वो K टोटल के बराबर आएगा। इसी तरह से हाफ लाइफ के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा, इसका हाफ लाइफ क्या था नॉर्मल वाले का, हाँ सर याद है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, 0.693/K यही था ना, बट यहाँ पर ये K जो था, अब यहाँ पर वो K क्या हो गया, वो तो सम ऑफ दीज रेट कांस्टेंट्स हो गया है। सो व्हाट वी विल से कि हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विल बी 0.693/K, K की जगह पे K1 प्लस K2, और आई शुड राइट K टोटल, ऐसा लिख सकता हूं, बट अभी मैं इस तरह से लिख देता हूं। So this is clear. Now the question is कि sir, what if I want to find the concentration of B at any point?
सर मैं बी का कंसंट्रेशन चाहता हूं कि इस पॉइंट पे बी कितना है। अरे निकाल सकते हो, क्या फर्क पड़ता है, आपको बस देखना है। चलो यहां लिखता हूं मैं, टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ बी एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर बी का क्या कंसंट्रेशन है वो अगर निकालना है तो आपको बेटा बस जो अपना रेट लॉ वाला इक्वेशन था ना, क्या था, dB by dt is equals to K1A, यही था, dB by dt is equals to K1A, ये था, हाँ ये था। अब इसमें ये A जो है ये A at टाइम t है, तो इसकी वैल्यू तो आपको यहां से पता है, ये लीजिए A at टाइम t कहाँ गया, यहां गया। बस इस वैल्यू को यहां पुट करिए और फिर इंटीग्रेट करिए। ठीक है, मैं इंटीग्रेट नहीं करने वाला, मैं पुट करके बता देता हूं आपको। पुट a इज इक्वल्स टू ए टी इज इक्वल्स टू, आप लोग थोड़ा बार बार लिख लेंगे ना तो क्या है आप लोगों को याद हो जाएगी चीजें। दिस e की पावर ऑफ माइनस k1 प्लस k2 जितना भी रहता है यहाँ पर इंटू टी, यहाँ पर ये पुट करेंगे और ये पुट करने से वी विल बी गेटिंग, पुट किया फिर इंटीग्रेट भी कर दिया, चलो ऑन इंटीग्रेटिंग, पुट किया फिर इंटीग्रेट भी कर दिया, ऑन इंटीग्रेटिंग फाइनली क्या मिला मैं लिख दे रहा हूं। तो फाइनली वी हैव गॉट दैट BT इज एक्चुअली इक्वल टू K1 अपॉन K1 प्लस K2, काफी लॉजिकल लगेगा आपको देख कर ये, इंटू A0 1 माइनस e की पावर ऑफ माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी, ऐसा कुछ। सो दिस इज व्हाट यू विल गेट। अब थोड़ा इसको ऑब्जर्व करते हैं कि यार ये क्या कहना चाह रहा है, क्या इसका कोई सेंस भी है कि ये बस एक फालतू का मैथमेटिकल इक्वेशन दिख रहा है, तो देखते हैं। सो देखिए, दिस इज व्हाट वी हैव गॉट ना, दिस इज व्हाट वी हैव गॉट, and this is nothing but the concentration of B at any time। जब भी रिएक्शन हो रही है इस समय पे मेरे को चाहिए कि B कितना है, तो भाई ये इक्वेशन यूज करो आपको B मिल जाएगा। क्या ये लॉजिकल लग रहा है, देखते हैं। What is this? What is this amount? This is actually, sir, this is actually A0, so this is actually A0 minus the amount, look, this is the amount na, this is 80, this is actually 80, this portion, this is actually 80, this is actually A0 minus 80। सर A0 मतलब जितना था, 80 मतलब जितना अभी है, तो A0 minus 80 मतलब जितना खर्च हुआ। यस, A0 minus 80 मतलब अमाउंट यूज्ड, दिस इज नथिंग बट द अमाउंट यूज्ड। तो क्या ये बहुत लॉजिकल नहीं है कि A का जितना अमाउंट यूज हुआ, A का जितना अमाउंट यूज हुआ, अब ये अपने रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा, मतलब टोटल रेट का K1 पार्ट B बनाएगा। बहुत लॉजिकल है, कॉमन सेंस। टोटल रेट कांस्टेंट का K1 पार्ट B बनाएगा। C के लिए भी सिमिलरली डिराइव कर सकते हो, क्या आएगा, सिमिलरली फॉर C। अरे यार आप लोग इतनी टफ मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद ये सब आपको क्या चिल्लर लग रहा होगा यार। सिमिलरली फॉर C वी विल से इट इज K2 अपॉन K1 प्लस K2। लेकिन कुछ ऐसी बातें मैं बताऊंगा जो आपने शायद ही कहीं सुनी होगी, जैसा कि वो RDS वाली बात मैंने कही, वो कुछ ऐसी बातें हैं कि 20-20 साल से जो ऑर्गेनिक के टीचर्स भी पढ़ा रहे होंगे शायद ही पता रहता है वो सब चीज़ें किसी को, ठीक है, शायद ही पता रहता है। आपने भी, आप ये चीज़ फील करोगे जब पढ़ोगे तो, क्योंकि मैं आपको जो भी चीज़ पढ़ा रहा हूँ, आज तक मैंने जो भी चीज़ पढ़ाई है, आई कैन बेट कि मैं लॉजिकली हमेशा चीज़ों को सही प्रेजेंट किया है, जो एक्चुअली में होता है वो प्रेजेंट किया है। और कहीं पर कुछ चीज़ ऐसी है जिसका एक्चुअल एक्सप्लेनेशन इस जेईई एडवांस के लेवल पे पॉसिबल नहीं है, तो मैंने ये कहा है कि देखो ये इसका एक्चुअल एक्सप्लेनेशन नहीं है, सो बेटर हम इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते और हम इसे थोड़ा सा याद करने की कोशिश करते हैं। तो अप्रोच मेरा इस तरह का रहता है, फालतू के एक्सप्लेनेशंस देके आपका जो थोड़ा सा अप्रोच है ना वो बिगड़ता है, फिर सब्जेक्ट को लेके वो नहीं करने की कोशिश करता हूँ।
तो यहां पर बेटा ये सी टी इज इक्वल टू दिस इंटू, अगेन यहां पर भी यही आ जाएगा, ए नॉट इंटू 1 माइनस ई की पावर ऑफ माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी, ये ऐसा आ गया। सो दिस इज सी टी। तो आई होप आपको ये पोर्शन तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एंड दिस सीम्स टू बी लॉजिकल एज वेल। अब यहां पर थोड़ा सा और मैथमेटिक्स को पेचीदा करते हैं, मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं। अभी यहां पर क्या था, देखो अगर आपके जो बेसिक फंडा है जो पहले लेक्चर में हमने पढ़ा है ना, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू रिएक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ये सब अगर क्लियर है, इसका रूट क्लियर है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो भी करने वाले। बट अगर वो रूट में ही प्रॉब्लम है ना कुछ, तो फिर हर एक स्टेप आपको एकदम पहाड़ के समान लगेगा, अरे यार ये क्या हो रहा है, ये कैसे लिख दिए, ये कैसे लिख दिए, ऐसा लगेगा। यहां पर अभी क्या था कि बढ़िया थी सबकी स्टोइकियोमेट्री 1 थी, मजा आ रहा था, कोई स्टोइकियोमेट्री का टेंशन ही नहीं, कोई रेट कांस्टेंट वगैरह का टेंशन ही नहीं, जो लिखा है लिखे रहने दो। विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्शन भी सेम है, विथ रिस्पेक्ट टू बी भी सेम है, विथ रिस्पेक्ट टू ए भी सेम है, सब सेम है, क्या फर्क पड़ता है, रेट स्टोइकियोमेट्री 1 है, क्या दिक्कत है। बट अब हम थोड़ा सा स्टोइकियोमेट्रीज को चेंज करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट्स और बेहतर तरीके से हमारे टेस्ट हो सके। So write down when stoichiometric coefficients are not same. So let's take the equation like this. यहां पर मैं b लेता हूं, यहां पर c लेता हूं, और फिर वही अभी मेरे को स्टोइकियोमेट्रीज जो है वो अलग अलग रखनी है। So let's say it is mb, this is nc, मैं ऐसा रखता हूं। अब देखो बात वही है कि t इज इक्वल टू 0 पर ये a है, t इज इक्वल टू टी पर ये a माइनस एक्स है, और ये अगर x बना तो ये y बना, ये z बना। अब क्या रिलेशन बनेगा, क्या x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड जैसा था वैसा ही लिख दे? नहीं, वो तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो क्या लिखेंगे, आप पहले वीडियो पॉज करके खुद से यूनिटरी मेथड यूज करते हुए एक्स वाई जेड का रिलेशन बनाने की कोशिश करो, ठीक है? खुद से रिलेशन बनाने की कोशिश करो। बना लिया अगर आपने, तो देखो रिलेशन शुड बी x इज इक्वल टू वाई बाई एम प्लस जेड बाई एन, ये रिलेशन आपको बन के मिला होगा, ठीक है? सर थोड़ा बता दो कैसे मिला होगा। देखो यूनिटरी मेथड तो है, बट फिर भी बता देते हैं एक बार, अगर कुछ बच्चों को नहीं समझ आया होगा ये तो बता देते हैं। देखिए आप ऐसे सोचो बेटा कि अगर आप ए का 1 मोल खर्च करते तो इसका m मोल बनता और इसका n मोल बनता। अभी इसको हटा दो, आप इसको बस सोचो। तो मैं ऐसा लिखता हूं कि यदि m मोल्स मैंने b के बनाए तो उसके लिए a के कितने खर्च हुए, 1 मोल खर्च हुआ। तो अगर मैंने 1 मोल b के बनाने हैं, 1 मोल बनाने हैं, तो ये कितना खर्च होता, 1/m मोल्स खर्च होता। किसका, ये किसका खर्च हो रहा है, ये A का यूज हो रहा है, वो लिख रहा हूं मैं। तो अभी मेरे को पता है कि B जो है वो Y मोल्स बना है, तो अगर वो Y मोल्स बना है तो कितने मोल A का यूज हुआ होगा, तो Y/m मोल्स यूज हुआ होगा। इसी तरह से C के लिए Z/n मोल्स यूज हुआ होगा A का, और A का टोटल यूज्ड अमाउंट कितना है, X है। तो जो भी B और C बना होगा वो इसी X से बना होगा ना। तो आप देख लीजिए, दिस इज द अमाउंट यूज्ड फॉर मेकिंग B, this is the amount used for making C, and this total amount sums to be X. I hope बिल्कुल अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। तो चलो बढ़ते हैं फिर अपने उसी प्रोसेस की ओर। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बनाना हमारा नेक्स्ट टास्क है, और ये बहुत ही इजी लगेगा आपको, जैसा हमने पहले किया वैसा ही कुछ करेंगे। अब आप यहां पर क्या इक्वेशन बनाओगे, dx/dt, बिल्कुल जैसा पीछे किया था उसी के साथ मैच करते जाओ, बस यहां पर 1/m आ जाता है। dy/dx प्लस, नॉट dx यार, क्या dy के साथ ना dx लिखने की आदत होती है, प्लस 1/n dz/dt। एंड नाउ दैट
रेट इक्वेशन जो हमारे पास शुरू में बना था, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू दैट डी बी बाई डी टी प्लस डी सी बाई डी टी, उसी में पुट करेंगे अगर हम इसे, सो व्हाट वी विल गेट माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू, देखो डी वाई बाई डी टी क्या है, अच्छा मत करो पुट अभी, बस नॉर्मली इसी को लिखो, दिस इज 1 बाई एम एंड डी वाई बाई डी टी इज एक्चुअली डी बी का कंसंट्रेशन बाई डी टी प्लस 1 बाई एन, ये क्या था, डी सी का कंसंट्रेशन बाई डी टी, ये कुछ ऐसा था. एंड नाउ वी नो फ्रॉम द रेट इक्वेशन, फ्रॉम द रेट लॉ से हमको ये पता है दैट रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूं मैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर यहाँ 1 ही होगा, ये हमें पता है रेट लॉ से. अब यहाँ पे मैं लगा रहा हूं बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन को बी के टर्म्स में लिखना है तो कैसे लिखूंगा, स्टोइकियोमेट्री को डिवाइड करके लिखूंगा, इनटू डी बी बाई डी टी, दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन वाला टर्म, इज इक्वल टू के, तो रेट कांस्टेंट क्या है उसका, K1 है इनटू A, ऐसा कुछ बनेगा. एंड सिमिलरली मैं C के लिए लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, 1 बाई एन, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन तो स्टोइकियोमेट्री डिवाइड करना है, 1 बाई एन डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू K2 इंटू A, ये कुछ ऐसा बनेगा, K2 इंटू A. एंड नाउ अगेन just put the things on the that part जो पीछे हमने derive किया है, यहाँ पर ये लीजिए, ये पोर्शन पीछे नहीं यहीं पे आएगा, जस्ट इसमें आप पुट करिए, dB by dt को पुट करिए, इसको इसमें पुट करिए, and after putting these things and on integrating you'll get that AT, same integrate करेंगे, you'll get AT is equals to A naught e की पावर ऑफ माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी. सरप्राइजिंगली तो नहीं बोलूंगा, एक्सपेक्टेड ही था कि A का कॉन्सेंट्रेशन जैसे वहां था वैसा ही यहाँ आ रहा है, कोई अलग एक्सप्रेशन आ नहीं रहा, एम एन का कोई टर्म इसमें आ नहीं रहा, सीधी सी बात है ना. क्या फर्क पड़ता है ए को क्या फर्क पड़ रहा है एम और एन से, वो तो भाई अपनी स्टोइकियोमेट्री वहां भी 1 थी पिछले वाले केस में, यहाँ भी 1 है, तो वो तो उसी हिसाब से खत्म हो रहा होगा, तो उसका कंसंट्रेशन टाइम के साथ तो वैसे ही वेरी कर रहा होगा जैसे स्टोइकियोमेट्री 1 के साथ वेरी कर रहा था पहले केस में, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है. बट जब आप बात करेंगे बी की, तो बी में क्या आ जाएगा, सिमिलरली मैं डिराइव नहीं करने जा रहा हूं, आपको बस वो समझना होगा. सिमिलरली फॉर बी, अब देखो बेटा बी में क्या आ जाएगा, बी के लिए अगर मैं बात करूं, कॉमन सेंस लगाओ, क्या आ जाएगा, के, क्या था यार बी के लिए K1 लिया था ना शायद, हाँ, K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A यूज्ड, यही होता था कंसंट्रेशन ऑफ A यूज्ड. तो मैं इसको लिख देता हूं X यहां पर ऐसा सिर्फ, तो X इज द अमाउंट ऑफ A यूज्ड, ऐसा लिख देता हूं. लेकिन यहां पर एक और चीज आएगी, क्या, उसकी स्टोइकियोमेट्री, जी हाँ, तो इसकी स्टोइकियोमेट्री m थी तो m आ जाएगी, इसी तरह Ct चाहिए तो Ct n आ जाएगा, K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू अगेन x, एंड x इज द सेम थिंग, दैट इज अमाउंट ऑफ A यूज्ड. ठीक है, ये भी काफी आसान है, ये भी काफी आसान है. अब एक और केस बनाते हैं, तीसरा केस, जहां पर हम क्या करेंगे कि स्टोइकियोमेट्री ऑफ ए, जो कि अभी तक फिलहाल के केसेस में 1 और 1 ही थी, अभी हम उस स्टोइकियोमेट्री को भी थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे, उसकी स्टोइकियोमेट्री को भी चेंज करते हैं. ठीक है, सो लेट अस टेक द थर्ड केस, व्हेन stoichiometry of A is not 1. तो A की स्टोइकियोमेट्री जब 1 ना हो, कंसंट्रेशन जैसा मत समझना उसको, स्टोइकियोमेट्री 1 नहीं है, तो इसको ना हम क्या करेंगे कि एक छोटा सा कंक्लूजन यूज करके
एक छोटा सा कंक्लूजन यूज करके हम इसे जो सेकंड केस हमने बनाया था उस फॉर्म में रिड्यूस कर देंगे, बस दैट्स इट। बहुत ही छोटा सा कंक्लूजन बता रहा हूँ, आप खुद ही डिराइव करने की कोशिश करना। देखो लॉजिक के साथ थोड़ा देखो। सपोज करो आपके पास एक रिएक्शन है ए से बी, इसका रेट कांस्टेंट दिया हुआ है K1। अब आपने क्या किया कि इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2A 2B ऐसा मल्टीप्लाई कर दिया, रेट कांस्टेंट हो गया K2। अब क्वेश्चन ये है, कुछ नहीं किया, 2 से मल्टीप्लाई किया और ये K1 K2 जो है ये रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्शन है। अब आपको क्या बताना है कि K1 और K2 के बीच में क्या रिलेशन है, K1 और K2 के बीच में क्या रिलेशन है, बहुत इजीली बता पाओगे। देखो यहां पर क्या लिखोगे आप लिखोगे -dA/dt, रेट लॉ लिख रहा हूं, इज इक्वल टू K1 इंटू A की पावर 1, यही लिखोगे। स्टोइकियोमेट्री यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर बाय 1 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पर आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे -dA/dt/2 इज इक्वल टू K2 इंटू A की पावर 1, क्योंकि यहां पर स्टोइकियोमेट्री 2 है। सर फील नहीं आया, अरे फील आएगा ही नहीं, पहले लेक्चर से बता रहा हूं, फील नहीं आएगा, जो रूल्स बने हैं उसको बस पुट करते जाओ, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये बाय 2 हो रहा है। सो अब मैं अगर इसे कुछ इस तरह से लिखना चाहूं -dA/dt इज इक्वल टू 2 को इधर, अब यहाँ पे क्या मान रहा हूं मैं कि ये K1 K2 क्या है, रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू, जी हाँ, रिएक्शन, विद रिस्पेक्ट टू रिएक्शन, ये मान लो, बाय डिफॉल्ट मानना पड़ेगा। So this is equals to 2 times of K2 into A, and now if you compare these two equations, you will get that K1 is equals to 2K2, K1 is equals to 2K2, or I should say that K2 is equals to K1 by 2। तो मेरे पास एक कंक्लूजन ये निकल के आता है, लिख लो, डिक्टेट कर रहा हूं, लिख लो कि जब भी आप किसी इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, थ्रू आउट इक्वेशन को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो रेट कांस्टेंट जो है उस रिएक्शन का वो उसी नंबर से डिवाइड हो जाता है। दिस इज द मैथमेटिकल कंक्लूजन। फिर से बोल देता हूं एक बार कि जब भी आप एक रिएक्शन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका रेट कांस्टेंट जो है, जो इनिशियली था वो K1 था, तो रेट कांस्टेंट उसी नंबर से डिवाइड हो जाता है, दिस इज द कंक्लूजन, एंड यूजिंग दिस वी विल इजीली क्रैक दिस केस, बहुत इजीली कर लेंगे। चलिए नाउ लेट्स से you have the equation like PA is giving K1 रेट कांस्टेंट के साथ MB एंड देन K2 रेट कांस्टेंट के साथ NC, ये आपको दे रहा है। अब आपको P देख कर लग रहा होगा यार फिर से अब नया कुछ यहाँ पे रिलेशन बनाना पड़ेगा, बट ऐसी कोई दिक्कत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप क्या करिए, P से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, या फिर मैं बोलूं पूरे इक्वेशन को आप 1/P से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 1/P से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये K1 और K2 का चक्कर क्या हो जाएगा, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, या फिर मैं बोलूं तो ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा, तो विथ व्हाट आई हैव मल्टीप्लाइड इट विथ 1/P। सो जिससे मल्टीप्लाई करते हैं रेट कांस्टेंट क्या हो जाता है, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं, अब रेट कांस्टेंट क्या हो जाता है, रेट कांस्टेंट उससे डिवाइड हो जाता है। तो एक्चुअली में अब जो रेट कांस्टेंट होगा, दिस विल नॉट बी K1, दिस विल बी एक्चुअली PK1, दिस इज नॉट K2, दिस इज एक्चुअली PK2, ऐसा। ये आप, ये पैरेलल रिएक्शन नहीं था ना, ये मैंने एक नॉर्मल रिएक्शन लेके आपको सिखाया था। दिस वाज अ नॉर्मल रिएक्शन, और इस नॉर्मल रिएक्शन से मैंने आपको सिखाया था फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ पैरेलली उसी चीज को 2 बार अप्लाई कर रहा हूँ। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब हमने क्वेश्चन को कैसा बना दिया, मैं इसको थोड़ा क्लियरली लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन अब ऐसा बन गया, देखिए यहाँ जो रेट कांस्टेंट था कोई दिक्कत नहीं, वो PK1 हो चुका है, कांस्टेंट ही है, कोई परेशानी वाली बात है नहीं।
इसी तरह से यहाँ पर pk2 हो चुका है और ये b और ये c स्टोइकोमेट्रीज बरकरार है, लेकिन अब वो m/p हो गई है स्टोइकोमेट्री, n/p हो गई है स्टोइकोमेट्री, लाइक दिस हो गया। अब क्या है, आपको अगर A चाहिए तो A भी बता सकते हो आप, कंसंट्रेशन ऑफ A एट एनी टाइम t क्या होगा, लॉजिकली लग रहा है A नॉट इंटू ई की पावर ऑफ माइनस K1 प्लस K2, यही तो होता था, बट यहाँ K की जगह पे P है, तो बस कोई बात नहीं, P K1 प्लस K2 प्लस जितना भी होता इंटू T, दिस इज AT। Similarly BT, if I need BT, so BT is pk1 upon pk1 plus pk2 into क्या स्टोइकोमेट्री है, m/p into x, x is what, it is the amount of A used, मान लीजिए वो x है। सिमिलरली अब ये के पी कट रहा है, आपको दिख रहा है, सेम ये सेकंड केस के जैसा हो गया बेटा। सिमिलरली ct भी आप लिख सकते हो, दिस इज एक्चुअली pk2 अपॉन pk1 प्लस pk2 इंटू n/p इंटू x, where x is the amount of A used. This was quite logical and it involves a lot of common sense also. So done. Now let's move to the second part of this special first order reaction, and that is nothing but first order reversible reaction. ठीक है, first order reversible reaction, first order रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब हम ऐसा मानेंगे कि वो इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा होगा किसी टाइम पर, और यहां पर जो रिएक्शन है बेटा ये दोनों डायरेक्शन में चल रहा होगा। फॉरवर्ड के लिए रेट कांस्टेंट Kf, बैकवर्ड के लिए रेट कांस्टेंट Kb। जी हाँ, यहां पर थोड़ा तो आपको लग रहा होगा यार ये दो तरफ चल रहा है, और इसकी जो रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस लिखने का जो स्किल है ना, वो भी थोड़ा एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है इसका। चलिए अभी तो ये लिख लिया, रिवर्सिबल रिएक्शन सबको पता है, सभी बच्चे इक्विलिब्रियम और जो दूसरे चैप्टर्स है वो अच्छे से मुझसे पढ़ के आ रहे होंगे, मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो रिवर्सिबल का आपको पता अच्छे से होगा। अब देखिए बेटा, जब t इज इक्वल टू 0 था तो फिर ये a था, ये 0 था। t इज इक्वल टू t पर ये a माइनस एक्स हुआ और ये x हुआ, ठीक है। बट t इज इक्वल टू t इक्विलिब्रियम पर, मानो जब ये इक्विलिब्रियम आया तो ये a माइनस एक्स ई हुआ और ये x ई हुआ। तो ये तीन मैंने ऐसे बनाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आप कुछ भी इमेजिन कर सकते थे। यहां पर मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में हमने क्या बताया, ध्यान से सुनना ना, टू बी नोटेड वाली पॉइंट चाहिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वी ऑलरेडी नो दिस थिंग, वी हैव डिस्कस्ड दिस थिंग इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, और इक्विलिब्रियम पढ़ते समय मैंने बहुत बार इसको जिक्र किया है इस चीज का कि इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड अपॉन रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड, यही होता है ना, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड अपॉन रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड, यही होता है। और के इक्विलिब्रियम एक्चुअली बी की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम अपॉन ए की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, ये भी होता है। खैर एक्चुअली लॉ ऑफ मास एक्शन में आप इसको इसी तरह से पढ़ते हैं। एंड दिस इज एक्चुअली आल्सो इक्वल टू के एफ अपॉन के बी, ऑलरेडी प्रूव्ड। तो यहां पर बी इक्विलिब्रियम पर कितना है, तो आप बोलोगे सर एक्स ई है, अपॉन ए कितना है इक्विलिब्रियम में, सर ए माइनस एक्स ई है। तो यहां से थोड़ा देखो आप कि एक रिलेशन भी आपको बनता हुआ मिल रहा है, अगर कहीं आगे यूज होगा तो हम उठा लेंगे उसे, ठीक है। तो ये हमें पता है पहले से, ये मैंने लिख दिया, इतनी बात बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। अब हम बढ़ चलते हैं क्या निकालने के लिए, नाउ अगेन वी नीड dA/dt, क्योंकि मुझे तो वही चाहिए यार, मुझे चाहिए ए का किसी भी टाइम पे कंसंट्रेशन कितना है, उसका फंक्शन मुझे बढ़िया से चाहिए। तो मुझे उसके लिए रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस ऑफ ए
पर वर्क करना होगा। तो चलो मैं लिखता हूं, सपोज आई नीड टू फाइंड माइनस, देखना वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल पूरा फोकस इधर ही होना चाहिए अभी, माइनस डी ए बाई डी टी, माइनस डी ए बाई डी टी। मैं इसका एक्सप्रेशन लिखना चाहता हूं मैथमेटिकली, मैं फील कुछ नहीं करना चाहता, मैं बस मैथमेटिकली इसका एक्सप्रेशन लिखना चाहता हूं। तो ये क्या बता रहा है, ये एक्चुअली बता रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, यही बोल रहा है ये बोल रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। अच्छा तो क्या दिक्कत है सर, लिख दो सर, ये लो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ये डिसअपीयर हो रहा है, लेकिन ये ना रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब यहाँ पर ये है कि यार ये डिसअपीयर तो हो रहा है साथ ही साथ अपीयर भी हो रहा है, डिसअपीयर तो हो रहा है साथ ही साथ अपीयर भी हो रहा है। तो ऐसे केसेस में इसका नेट, इसका जो नेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होगा ना, नेट ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होगा जो इसका नेट, वो एक्चुअली में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस माइनस रेट ऑफ अपीयरेंस होगा, बिकॉज वी नीड नेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। डिसअपीयर 10 के रेट से हो रहा है, 2 के रेट से बन जा रहा है, तो नेट कितना हुआ 10 माइनस 8, 10 माइनस 2 दैट इज 8, यही हुआ। यस तो यहां पर मैं लिखूंगा दिस इज एक्चुअली रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए माइनस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए, ये मैं लिखना चाहता हूं। चलो तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए के लिए क्या लिखोगे बेटा, इसके लिए क्या लिखोगे, रेट कांस्टेंट क्या है के एफ, रेट कांस्टेंट क्या है के एफ, रेट लॉ लिख रहे हैं, रेट कांस्टेंट क्या है के एफ, रिएक्टेंट क्या है ए, तो क्या लिखोगे, तो दिस विल बी के एफ इंटू ए, यही लिखोगे, माइनस अपीयरेंस ऑफ ए। देखो अपीयर ऐसे हो रहा है, तो जब ये अपीयर हो रहा है ना तो इसका रेट कांस्टेंट के बी है, और रिएक्टेंट कौन हो गया, अब रिएक्टेंट कौन हो गया, ये रिएक्शन ऐसे चल रहा है तो रिएक्टेंट तो उस केस में बी हो गया, तो यहां पर लिखोगे आप माइनस के बी इंटू बी, समथिंग लाइक दिस, माइनस के बी इंटू बी। एंड नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एनी टाइम टी, मतलब हम कुछ इस वाले केस की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल, एनी टाइम टी की बात कर रहे हैं, अभी इक्विलिब्रियम पर नहीं आए, इक्विलिब्रियम पे तो कंसंट्रेशन फिक्स सी हो जाएगी। तो चलो पुट करो वैल्यूज को, तो मैं वैल्यूज को पुट करता हूं, मैं यही लिख रहा हूं बेटा, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस डी ए माइनस एक्स, यही वाला ए माइनस एक्स बाई दैट विच विल बी अल्टीमेटली व्हाट, इट इज अल्टीमेटली डी एक्स बाई डी टी होता है, बता चुके हैं पहले, फिर से लिख दे रहा हूं डायरेक्ट, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू के एफ इंटू ए, के एफ इंटू ए माइनस एक्स इंटू, ये थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन है, मैं एक स्टेप पीछे जाके लिख देता हूं, के एफ इंटू ए माइनस एक्स माइनस के बी इंटू एक्स, बहुत सिंपली समझ आ रहा है, बिकॉज ए इज ए माइनस एक्स एंड बी इज एक्स, तो ये लिखा। अब इसको मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से अगर लिखूं, so this is actually बेटा dx by dt is equals to kf into a minus x into kf minus kb, प्लस है यहाँ पर प्लस kb, ये आया। और थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो dx by dt is actually equal to xe minus x इंटू के एफ प्लस के बी। अब बात आई सर आपने अचानक से एक्स ई मतलब इक्विलिब्रियम वाले एक्स को कैसे यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये वहीं से इंट्रोड्यूस किया है मैंने, ये जो रिलेशन मैंने लिखा था एक्स ई अपॉन ए माइनस एक्स ई इज एक्चुअली के एफ अपॉन के बी। मैं ये थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज इसमें कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जो बहुत समझाने वाली है, सिंपल से मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, इधर उधर उसको ट्रांसपोजिशन करना है बस और पुट करना है और कुछ भी नहीं है। तो यहां से रिलेशन आया है और हमने के एफ ए को रिप्लेस कर दिया है एक्स ई माइनस एक्स से, यहां से आपको वो रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है, रिलेशन आपको मिल जाएगा और फाइनली कुछ ऐसी चीजें आ जाएंगी। एंड नाउ व्हेन वी विल इंटीग्रेट दिस, बिकॉज काम हो गया है अब इंटीग्रेट करना है,
तो ऑन इंटीग्रेटिंग दिस देखो, हो सकता है आपको पहली एक बार में ये चीजें ऐसा दिमाग में फिट ना हो रही हो, लग रहा हो बहुत ज्यादा हो जा रहा है। आप खुद से थोड़ा बहुत इंटीग्रेट करके देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा। एक्स ई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के की जगह पे के एफ प्लस के बी इंटू टी। कुछ ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है। फील नहीं करना है, बस इसको लिख लेना है, इसे लिख लेना है। सो ये कुछ बातें बता रहा है क्या? कुछ स्टेटमेंट कंक्लूड कर सकते हैं क्या? हाँ, एक स्टेटमेंट तो कंक्लूड कर सकते हैं। ये कहाँ से आया बेटा? ये इंटीग्रेट कर दिए नॉर्मली, ये आपको मिल गया, ठीक है। कुछ कंक्लूड कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, एक चीज कंक्लूड यहाँ पे कर सकते हैं। आप देखो, क्या यहाँ पर x xe के बराबर हो सकता है क्या? तो मान लो मैं लिखता हूं when x is equals to xe, जब x xe के बराबर होगा तो क्या आप देख पा रहे हैं कि जो t है बेटा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। t क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहां पर एक बहुत ही प्यारा स्टेटमेंट मैं कंक्लूड कर सकता हूं, जिसे फील नहीं करना है, कंक्लूड कर रहे हैं, स्टेटमेंट को याद रखना है। इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना है। क्या पता स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में इस तरह का स्टेटमेंट आपसे पूछ लिया जाए, फिर आप ये डिराइव करते बैठोगे तो फिर बहुत अजीब लगेगा कि यार वो एक स्टेटमेंट के लिए ऐसा डेरिवेशन कर रहे हैं। आप ये चीज ध्यान रखें कि इस रिएक्शन को देखो, एक्स एक्स ई कब होगा? एक्स एक्स ई कब होगा? जब इक्विलिब्रियम आ जाएगी, सीधी सी बात। एक्स एक्स ई कब होगा? जब इक्विलिब्रियम आ जाएगी। तो यहां पर मैं ये कह रहा हूं, जब इक्विलिब्रियम आएगी तो टाइम इनफाइनाइट लग रहा है, जब इक्विलिब्रियम आएगी तो टाइम इनफाइनाइट लग रहा है। यस, दिस द स्टेटमेंट दैट आई वांट टू कन्वे कि फर्स्ट ऑर्डर, ऐसा लिख देता हूं, फर्स्ट ऑर्डर। देखो फर्स्ट ऑर्डर मैं बोल रहा हूं, मतलब फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड्स है ना, ए से बी भी फर्स्ट, बी से ए भी फर्स्ट। थोड़ा भी अगर अलग हुआ तो फिर डेरिवेशंस पूरे बदल जाएंगे, कंक्लूजन्स पूरे बदल जाएंगे। तो वो फिर अभी हमें करना नहीं है कि सर एक जनरल लेके आप उसको करो ना, फिर वो फिर इंटीग्रेशन रिजल्ट्स जो आएंगे वो थोड़े अजीब से आएंगे, बड़े बड़े मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होंगे। दैट इज नॉट ऑफ अवर यूज। First order reversible reactions. First order reversible reactions takes infinite time. Takes infinite time to attain equilibrium. To attain equilibrium, that takes infinite time. बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। जिस तरह से एक नॉर्मल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन खत्म होने में ही इनफाइनाइट टाइम लेता है, वो चीज तो आपको बहुत इजीली पता थी, बट एक और अच्छा कंक्लूजन यहां निकल कर आया कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है, इट टेक्स infinite time, not for completion but to attain the equilibrium। जी हाँ, तो ये रहा आपका फर्स्ट ऑर्डर रिवर्सिबल रिएक्शन। अब जो थर्ड पोर्शन है, थर्ड पार्ट, उसको भी थोड़ा इंट्रोड्यूस करता हूँ। ऑल्दो ये मैथमेटिकली थोड़ा वास्ट होगा, बट इसे थोड़ा इंट्रोड्यूस करते हैं, एंड दैट इज फर्स्ट ऑर्डर सीक्वेंशियल रिएक्शंस। फर्स्ट ऑर्डर सीक्वेंशियल रिएक्शंस। वाओ, ये क्या है? ये जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होता है। ज्यादातर ऐसे रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको देखने को मिलते हैं, और इसी रिएक्शंस, इसी कैटेगरी के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाई स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज द आरडीएस। व्हाई इज इट सो, वो आपको इसके अंदर मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो देखो सीक्वेंशियल रिएक्शन मतलब क्या। जैसा आपने देखा है SN2 रिएक्शन याद आ रहा है? SN2, अच्छा SN2 छोड़ो, SN1 याद आ रहा है? क्या होता है उसमें कि रिएक्टेंट होती है और उससे प्रोडक्ट बनता है। लेकिन बीच में क्या है, अभी थोड़ा मेरी आंखें खुल नहीं रही कि रात के अभी बज रहे हैं 4:20।
4:20 हो रहा है और मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए हो सकता है मेरी आंखें आपको थोड़ी सी ऐसा बंद बंद दिख रही हो, उस पर ज़्यादा दिमाग मत लगाना, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो पूरी सही चीज़ें बोल रहा हूँ, होश हवास में बोल रहा हूँ। तो आप थोड़ा पढ़ने पे कोशिश लगाना, हो सकता है आपको मेरा भी शक्ल थोड़ा अजीब लग रहा हो, ठीक है, बट आप इधर थोड़ा फोकस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। मैं ये कह रहा था कि जैसे SN1 रिएक्शन है, तो SN1 रिएक्शन में आप देखते हैं कार्बोकेटायन बनता है बीच में, कार्बोकेटायन के बाद प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, कार्बोकेटायन बनता है उसका प्रोडक्ट बनता है। तो कार्बोकेटायन क्या है? इंटरमीडिएट है। तो ऐसे रिएक्शंस जो इंटरमीडिएट के थ्रू प्रोसीड करें उन्हें हम सीक्वेंशियल रिएक्शन बोल रहे हैं, लिख लेना इस बात को। ऐसे रिएक्शंस जो इंटरमीडिएट के थ्रू प्रोसीड करें उसे हम सीक्वेंशियल रिएक्शंस कहते हैं। तो यहां पर हम इस तरह से पढ़ रहे होंगे कि ए से बना आई से बना प्रोडक्ट, ठीक है, से बना प्रोडक्ट, वेयर दिस आई इज द इंटरमीडिएट, दिस इज द इंटरमीडिएट। फिर बात वही है कि ये K1 होता है, ये K2 होता है, वेयर K1 and K2 are the rate constants, K1 and K2 are the rate constants। अब बात यहां पर, अभी फिलहाल तो हम कुछ जनरल केसेस लेंगे, जनरल कुछ नहीं लगा रहे, K1 K2 सब कंपैरेबल मानेंगे कि भाई देखो, जैसे आपने पढ़ा है ना, आपने पढ़ा है कि जब आप बोलते हो ना SN1 में जब कार्बोकेटायन बनता है तो वो स्लो स्टेप है, स्लो लिख देते हो। एक्चुअली में स्लो का मतलब वहां क्या है पता है? स्लो का मतलब है कि उसका K छोटा है। स्लो का मतलब जो भी आप फील करते हो वो कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। स्लो का क्या मतलब है? उसका K छोटा है। ये बात मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, अभी मैं आपको बस कंक्लूजन थोड़ा सा बता रहा हूँ। जब आप बोलते हो कि दिस इज द स्लो स्टेप, इसका मतलब उसका K छोटा है, दैट्स इट। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, अभी आगे AT निकालने की कोशिश करेंगे, IT निकालने की कोशिश करेंगे, एंड प्रोडक्ट एट एनी टाइम T के लिए भी बड़े बड़े एक्सप्रेशंस बनाने की कोशिश करेंगे। 2-3 बातें मैं क्लियर कर देता हूं। मैं इस टॉपिक को कुछ इस तरह से पढ़ाऊंगा कि पहले तो मैं इन दोनों को कंपैरेबल मान के, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है, कंपैरेबल मान के कुछ इक्वेशंस डिराइव करूंगा, और वो इक्वेशंस बहुत ही वास्ट होंगे, मैथमेटिकली बहुत बड़े बड़े इक्वेशंस होंगे। घबराने का नहीं है, ना ही उनको याद करना है। जी हाँ, नहीं करना है याद, कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, उस पर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। बिल्कुल मैं आपको लिख के दिखाऊंगा कि भाई देखो ऐसे ऐसे आया है, कॉपी में लिख लेना। उनसे कुछ ज्यादा हम कंक्लूड भी नहीं कर पाएंगे, वो बस एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, लो भाई निकालना है तो निकाल सकते हो आप इस इक्वेशन का यूज करके। उसके बाद में केसेस लूंगा कि अगर K1 बहुत बड़ा है K2 से, फिर हम देखेंगे कि प्रोडक्ट जो है ना, देखो मैं भी थोड़ा सा खोल दे रहा हूं राज, कि जो प्रोडक्ट है, अगर मैंने कहा कि अगर K1 बहुत बड़ा है K2 से, तो हम ये पाएंगे कि जो प्रोडक्ट है वो K2 पे डिपेंड कर रहा है। K1 उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से ही K1 नेग्लेक्ट हो जाएगा। सर K1 कैसे नेग्लेक्ट होगा? K1 तो बड़ा है ना। अरे देखेंगे ना यार, इक्वेशन बड़ी सी बनेगी भी, मान लो K1 हट ही जाएगा उससे, मतलब वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ K2 पे डिपेंड कर रहा है। और सिर्फ K2 पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब स्लो स्टेप पे डिपेंड कर रहा है। तो स्लो स्टेप का मतलब वो कोई बहुत धीरे है ऐसा नहीं, उसका तो उसका K छोटा है, तो मैथमेटिकली वो नेग्लिजिबल हो जाता है। क्या नेग्लिजिबल हो जाता है सर? हमने तो पहली बार ऐसा सुना, आप क्या बात कर रहे हो? जो छोटा है वो नेग्लिजिबल होके हटता है ना, आप तो बोल रहे हो ये K1 हट जाएगा। देखेंगे ना यार वो किस तरह से हटेगा, वो इक्वेशन जब मैं बनाऊंगा। ऐसा नॉर्मल इक्वेशन नहीं है कि K1 प्लस K2 सिर्फ इतना है, देखेंगे कैसे इग्नोर होगा, वो बात की बात है। सो दिस इज टू बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट क्लास। मैंने बता दिया है इसको आपको कैसे माइंडसेट से पढ़ना है। इसमें हमें जो बड़े बड़े मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस बनेंगे उसे बस कॉपी में लिख लेना है, फिर स्पेशल केसेस बना के हम ये पढ़ेंगे। एंड आफ्टर दैट हम थोड़ा रिएक्शन मैकेनिज्म में एंटर करेंगे।
वो ऑर्गेनिक वाला रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं, इसका कुछ एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन मैकेनिज्म्स हैं, कुछ टाइप ऑफ रिएक्शन है छोटे मोटे, वो देखेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू द कोलिजन थ्योरी एंड दैट विल बी मोस्ट प्रोबेबली द लास्ट लेक्चर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स. Then we will take a lecture on questions as well. Okay, thanks for watching.